आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का पहला चैप्टर जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसमें से थोड़ा सा आगे, जैसे इसमें कुछ अभिक्रियाएं हमने पढ़े थे, उस अभिक्रिया के आगे जो अभिक्रियाएं हैं उनको आज ख़त्म करेंगे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन, इसके पहले हम लोग पढ़े थे योग अभिक्रिया। योग अभिक्रिया में बताया गया था दो अभिकारक मिलकर के किसी एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे योग अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल भी समझाया गया था, बाकी इसका देखें। आज अपघटन अभिक्रिया में अपघटन के बारे में आप जानते हैं कि अपघटन का मतलब होता है टूटना, वियोजित होना या विघटित होना। अब देखें, इसमें अपघटन की प्रक्रिया एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है? जैसे ए बी मिलकर के सी का निर्माण करते हैं, सी और डी, लेकिन सी और डी पुनः वापस ए और बी न बना सकें, यह अभिक्रिया होता है अनुत्क्रमणीय। यदि यही ए और बी मिलकर के सी डी बना लेते हैं और पुनः सी डी मिलकर के ए बी का निर्माण करते हैं, यह होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अर्थात जो एक तरफ से होता है, माने फॉरवर्ड दिशा में होता है, आगे की दिशा में अभिक्रिया होता है तो उसे अनुत्क्रमणीय कहा जाता है। और दोनों दिशा में होता है, आगे की दिशा में भी होता है और पीछे की दिशा में भी होता है, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। तो देखें, यह अपघटन की जो अभिक्रिया है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और इसकी परिभाषा लिख लें, ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं जिसमें एक बड़े यौगिक दो छोटे छोटे या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं। इस क्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें माने कुछ स्थिति होती है कि कुछ बाह्य कारक लगाया जाता है। जैसे अपघटित होने के लिए कोई न कोई बाह्य कारक लगाना जरूरी होता है। इन बाह्य कारक का मतलब अभिक्रिया में कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया इसमें एक बड़ा यौगिक किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में, अब बाह्य कारक क्या क्या होंगे? ऊष्मा, ताप, प्रकाश इत्यादि, ये तीन बाह्य कारक होंगे। तो एक बड़ा यौगिक जो बाह्य कारक की उपस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अब इन्हीं के आधार पर, बाह्य कारक के आधार पर इनको ऊष्मीय, तापीय और प्रकाशीय तीन भाग में बांटा जाता है। एक होता है ऊष्मीय अपघटन, दूसरा तापीय अपघटन और तीसरा प्रकाशीय अपघटन। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, इसमें हम लोग अभिक्रिया भी देखेंगे कैसे रिएक्शन होगा। मतलब ऐसे अपघटन की परिभाषा आप जाने हैं। तो अपघटन की अभिक्रिया यदि होती है तो उसमें बाह्य कारक यदि ऊष्मा लगा हुआ है, यदि ऊष्मीय अपघटन के कारण माने ऊष्मा बाह्य कारक यदि हो, फिर अपघटन की प्रक्रिया होती है, उस समय ऊष्मीय अपघटन होता है। ठीक है, तो ऊष्मीय अपघटन की परिभाषा हो जाएगी जब कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों में विघटित होता है, टूट जाता है, इस क्रिया को ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है। जैसे में देखें KClO3, यह है पोटेशियम क्लोरेट, इसको जब ऊष्मा मिलता है ये टूट करके KCl, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ऑक्सीजन, इसको बैलेंस कर लें।
क्या हुआ, पोटेशियम क्लोराइड उष्मा पाकर KCl और O2 में टूट जाता है। ठीक है, ये हो गया उष्मीय अपघटन। एक और रिएक्शन देख लें। HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होगा, इसको भी जब उष्मा दिया जाएगा ये दो भाग में, माने Hg यहाँ से अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ये क्या हुआ, उष्मा के परिवर्तन के कारण। मतलब यदि उष्मा हम लगाए और उष्मा बाह्य कारक लगाने के बाद वो बड़ा यौगिक है और दो छोटे छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है, इस क्रिया को उष्मीय अपघटन कहा जाता है। दूसरा होता है तापीय अपघटन। तापीय अपघटन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, सेम वही चीज, जब कोई यौगिक ताप के प्रभाव से दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों में, दो या दो से अधिक यौगिकों में अपघटित हो जाता है, इस क्रिया को तापीय अभिक्रिया, तापीय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ये क्या होगा, इसमें एक एग्जांपल आता है लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट PbNO3 का 4 इसमें जब ताप दिया जाता है, जब इसको टेम्परेचर देंगे ये टूट जाता है, लेड ऑक्साइड PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये रहा ऑक्सीजन, ये है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट ताप के प्रभाव से लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल लिख सकते हैं उष्मा में, जैसे CaCO3 उष्मा के प्रभाव से ये CaO में टूटता है और CO2 में टूट जाता है। जैसे अधिक से अधिक रिएक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। FeSO4 फेरस सल्फेट है, ये टूट जाता है Fe2O3 प्लस SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये होता है उष्मा के प्रभाव से। उष्मा हो गया, इस प्रकार से लिखा हो तो ये उष्मीय अपघटन होगा। इधर एक हो, देखिए पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इधर अभिक्रिया एक, माने इधर यौगिक एक होगा, ये टूट जाएगा, दो या दो से अधिक ग्रुपों में टूट जाएगा, मतलब A है B धन C के रूप में टूट जाए, ये अपघटन होगा। ठीक है, और बीच में ये वाला चिन्ह होगा तो अपघटन होगा। एक चीज और ट्रिक बता दें, अपघटन और वियोजन, अपघटन और वियोजन, अपघटन अनुत्क्रमणीय, अ से अनुत्क्रमणीय, ठीक है, अ से अनुत्क्रमणीय, बस एक चीज याद करना है, दो ही रिएक्शन होते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, जिसमें अ से होता है अनुत्क्रमणीय और यहाँ भी अ है और यहाँ भी अ है, तो इसलिए अपघटन की अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का होता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं कि अपघटन कैसे किस अभिक्रिया का होगा। ये हो गया तापीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव। अब अगला आता है प्रकाशीय प्रभाव। प्रकाश के प्रभाव से क्या होता है, प्रकाशीय
अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ भी प्रभाव क्या दिखाना है? प्रकाश के प्रभाव से जब अपघटन की प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में के कारण होती है, मतलब जब अपघटन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति के कारण होती है तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सरल एग्जाम्पल है AgCl सिल्वर क्लोराइड, और इसको जब हम इसको जब प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे, प्रकाश की उपस्थिति होगा क्या? इस प्रकाश की उपस्थिति में जाते ही Ag अलग हो जाता है, Cl2 के रूप में यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाता है। यहाँ मिल जाता है Ag सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। ठीक है, ये S का मतलब सॉलिड, ये भी सॉलिड है और ये गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक और देख सकते हैं, तो यहाँ जो क्लोरीन है उसकी जगह पे हम Br कर सकते हैं, ब्रोमीन, सेम टू सेम प्रकाश की उपस्थिति में ये Ag बाहर निकाल देगा और यहाँ Cl2 की जगह पे यहाँ Br है, इसलिए Br2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये होगा प्रकाश की उपस्थिति। आगे देखें विस्थापन अभिक्रिया। ये रहा अपघटन अभिक्रिया। अब इसमें जो अगला प्रकार है अभिक्रिया का, जो अगला प्रकार वो अगला आता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। देखें, यहाँ कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जब जिंक से क्रिया करता है तो जिंक इस कॉपर के स्थान में चला जाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो हुआ क्या? जिंक सल्फेट में और कॉपर सल्फेट से कॉपर बाहर निकल गया और बच गया क्या? जिंक सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट की क्रिया जब जिंक से कराई जाती है तो जिंक इसके जगह पे चला जाता है, कॉपर के स्थान पर आ जाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो इसमें आप कहेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु का परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है। देखें, कोई एक यौगिक है, इसमें जो परमाणु उपस्थित है, माने किसी एक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह, माने किसी एक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह दूसरे परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है और स्वतः उसका स्थान ले लेता है, मतलब खुद का स्थान ले लेता है। ये कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा फिर से लिख लें, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को दूसरे यौगिक का परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अपनी भाषा में देखें, जब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी एक यौगिक, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एक यौगिक है, ठीक है, तो किसी एक यौगिक का परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद एक और रिएक्शन देख लें, CH4 मेथेन यदि क्लोरीन से क्रिया करता है तो देखें, यहाँ से H और यहाँ से एक Cl मिल करके HCl बना देते हैं, और एक जो Cl यहाँ बचा हुआ है वो एक इस H का स्थान ले लेता है और यहाँ बन जाता है CH3Cl, मेथिल क्लोराइड।
मेथिल क्लोराइड। ठीक है, आगे देखो। इसी के साथ साथ आता है, साथ में ये तो विस्थापन अभिक्रिया था, एक आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कहीं पूछ दे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अदला बदली होती है, माने आयनों या उसके घटकों के, माने किसी यौगिक के आयनों या उसके घटकों की अदला बदली हो जाती है। ठीक है, अदला बदली में इसको मिटा दें। अदला बदली में जैसे यहाँ हो गया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ हो गया NaCl। ठीक है, यहाँ यौगिक उसमें क्या हो रहा था, माने आयनों की अदला बदली नहीं हो रही थी, बस एक के जगह दूसरा आ जा रहा था, उसका जगह दूसरा ले रहा था, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा, आयन जो होंगे, चूंकि इसमें द्विविस्थापनी में ज़्यादातर आयनों की चर्चा होती है, तो Ag और Na, माने यहाँ Ag प्लस और NO3 माइनस में ये हो जाएगी, Ag प्लस में चला जाएगा और NO3 माइनस में चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे Na प्लस के रूप में, Ca माइनस के रूप में, तो इनके आयनों की अदला बदल जाती है, माने ये आयन यहाँ चला आता है और ये आयन इसके साथ जुड़ जाता है, तो हो जाएगा क्या, Ag और Cl आपस में जुड़ जाएंगे, ये बना देंगे AgCl, यहाँ लिख लीजिए AgCl, और Na यहाँ चला गया, ये हो जाएगा NaNO3। नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, सिल्वर क्लोराइड, ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, और ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, एक किसी का एग्जाम्पल NCERT के पुस्तक में मिलता है, प्रैक्टिकल भी होता है शायद, इसका क्रियाकलाप में आप देख सकते हैं। एक है सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट का, जैसे बॉइलिंग ट्यूब होगा, टेस्ट ट्यूब, इसमें एक में ले लीजिए नॉर्मल सोडियम सल्फेट, और अगले वाले में लेते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ले लेंगे बेरियम क्लोराइड, इस उसको होगा, सूखा हुआ होगा, एक कोष होगा। अब इसमें जब हम ताजा बना हुआ विलयन BaCl2 का, BaCl2 और यहाँ भरा हुआ है Na2SO4। ठीक है, जब इसमें मिलाते हैं, इसमें एक सफेद अवक्षेप बन जाता है, सफेद अवक्षेप बन जाता है। ठीक है, तो इनमें जो नीचे सफेद अवक्षेप बनता है, इस क्रिया को अवक्षेपण कहा जाता है, अवक्षेपण की क्रिया होती है। व्हाइट पीपीटी जब तैयार होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट जब तैयार हो जाता है, इस क्रिया को अवक्षेपण की क्रिया कहा जाता है। और जिस रिएक्शन में यह क्रिया होती है, मतलब जिस किसी रिएक्शन में यह सफेद अवक्षेप बनेगा या अन्य कोई भी अवक्षेप बनेगा, मतलब इनके दौरान कोई अभिक्रिया हो रही है और उस अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बन जाता है, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अब ये रिएक्शन कंप्लीट करें, ये सफेद अवक्षेप किसका होता है, यहाँ बन जाता है Ba और SO4, यहाँ Ba और SO4 आपस में जुड़ जाते हैं और NaCl बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ Na2 है, यहाँ भी Cl2 2 है, NaCl बन गया, 2 NaCl बन गए, और यहाँ Ba और SO4 मिलकर के बेरियम सल्फेट बना दिए, बेरियम सल्फेट। यहाँ जो सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है वो बेरियम सल्फेट का होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। आगे देखिए, अगला जो रिएक्शन है वो होता है वियोजन अभिक्रिया। अभी हम इसके पहले चर्चा कर रहे थे अपघटन अभिक्रिया की, तो उस अपघटन की अभिक्रिया में अपघटन और वियोजन दो चीज बताए हैं। तो अपघटन की अभिक्रिया जो थी वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया थी, लेकिन जो वियोजन की अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है। अपघटन की अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और वियोजन की जो अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है। अब देखें, इसमें कुछ आप जैसे बाह्य कारक इसमें न लगा करके रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले कारक लगाए जाते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले कारक दो ही हैं, ताप और दाब।
ठीक है। तो ताप और दाब के कारण उनकी अभिक्रियाएं चूंकि बदलती हैं, तो इसमें कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले कारक को लगा देने पर अभिक्रिया तो हो जाती है, अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, लेकिन उस बाह्य कारक को हटा लेने पर वो पुनः अभिक्रिया वापस हो जाती है, माने पुनः मूल पदार्थ बन जाता है। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या होगा? पहले अभिक्रिया होगी, जैसे A + B ये मिल करके अभिक्रिया को संपन्न करेंगे। मतलब मान के चला जाए यहाँ पे ताप और दाब में ताप लगा दिए, ताप दे दिए, ठीक है, अर्थात इसको गर्म कर दिए, गर्म किए, अभिक्रिया संपन्न हो गई, बन गया C+D, ठीक है। जो ही इसको हम ठंडा कर देते हैं, माने ये टेम्परेचर जो ही हटा देते हैं, ये पुनः किसमें आ गया? इस अभिक्रिया में, माने A + B का निर्माण हो गया, मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यह वियोजन की अभिक्रिया होती है। क्या हो जाएगा वियोजन की अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक को लगाने पर, और वहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ताप और दाब लगाने पर अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, लेकिन अभिक्रिया से ताप और दाब को हटा लेने पर या रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक को हटा लेने पर पुनः मूल पदार्थ बन जाता है। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसमें दो प्रकार के वियोजन होते हैं, मतलब वियोजन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है ऊष्मीय वियोजन, एक होता है आयनिक वियोजन। दो प्रकार के हो जाते हैं, एक हो जाता है ऊष्मीय वियोजन, और दूसरा हो जाता है आयनिक वियोजन। ठीक है। अब देखें चीज और वो वियोजन की जो अभिक्रिया है, ऐसा नहीं कि वो एक, वहां भी पहचानने का तरीका वही है कि एक बड़ा यौगिक होगा वो दो भागों में टूटेगा, एक बड़ा यौगिक होगा दो भाग में टूटेगा, लेकिन बीच में उत्क्रमणीय चिन्ह लगा हो, ठीक है। और वहां क्या करना पड़ेगा? गर्म करेंगे तो अभिक्रिया हो जाएगी, ठंडा करेंगे तो अभिक्रिया पुनः वापस हो जाती है। ऊष्मीय वियोजन में क्या होगा? जब यौगिकों को गर्म करने से उनके अणु दो अथवा दो से अधिक छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं और ठंडा करने पर पुनः मूल यौगिक बना लेते हैं। इस अभिक्रिया को ऊष्मीय या तापीय वियोजन कहा जाता है। क्या होगा? जब अभिक्रिया को ऐसी वियोजन अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा देने पर, ठीक है, इसमें ऊष्मा देने पर वो अभिक्रिया संपन्न हो जाती है और पुनः वहां से ऊष्मा को हटा लेने पर वो पूरा मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। एग्जाम्पल में नौसागर NH4Cl, इसको जब हम गर्म करेंगे ये NH4+ में और Cl- में टूट जाए, लेकिन जो ही इसको ठंडा करेंगे, गर्म करने पर इधर अभिक्रिया चली गई, लेकिन जो ही उसको हम ठंडा करेंगे ये पुनः क्या बना लेंगे? नौसागर बना लेंगे, नौसागर, ठीक है। ऐसे ही है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको जब हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में टूट जाता है और जो ही ठंडा होगा पुनः ये PCl5 में आ जाता है, ठीक है। ये रहा ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल। ऊष्मीय वियोजन यहाँ पे इस रूप में इनको न लिखिए, यौगिक के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाएगा, NH3+HCl, ये अमोनिया गैस के रूप में बाहर निकल सकता है। वो आयनिक भी टूट जाता है, आयनिक अभिक्रिया में भी ये चीज़ हम पढ़ेंगे। जैसे हम उसको गर्म करेंगे, गर्म करते ही यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी और HCl प्राप्त हो जाएगा। आगे देखें आयनिक वियोजन।
आयनिक वियोजन में देखें, आयनिक वियोजन में आपको जानने के लिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट की तरफ चलना पड़ेगा। इसका नाम है वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, कभी कभी पेपर में पूछ देता है वैद्युत अपघट्य क्या होता है। वैद्युत अपघट्य ऐसे यौगिक जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी ऐसे यौगिक जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। जैसे यहाँ पे NaCl है, NaCl में यदि हम जल में इसको मिला दें तो भी क्या हो जाएगा, ये इसमें जल मिलाने के बाद इसका जो विलयन होगा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे तो क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघट्य होगा, माने वह पदार्थ वैद्युत अपघट्य कहलाता है। और जब किसी वैद्युत अपघट्य में अब हम उसमें क्या करेंगे, जल मिलाएंगे, जल मिला करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद यदि वो आयनों में टूट जाते हैं, 2 या 2 से अधिक आयनों में टूट जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है आयनिक वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो होगा क्या, जब किसी आयनिक जो अभिक्रिया होगी, आयनिक वियोजन, आयनिक वियोजन अभिक्रिया, आयनिक वियोजन देखें, जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह 2 या 2 से अधिक आयनों में विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इस क्रिया को आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल दे देंगे, कई एग्जाम्पल आप लोगों को दिया जाएगा तो ज़्यादा एग्जाम्पल मिल जाता है, इसलिए एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें, ये थोड़ा आसान है। जब इसमें आप इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये NH4+ में चला जाता है और यहाँ पे ये Cl- हो जाता है, तो ये आयनिक हो गया। और यहाँ पे ये आयनिक नहीं थे, लेकिन जैसे ही हम इसको क्या दिए, विद्युत धारा प्रवाहित किए, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद ये अपने आप NH4 और Cl में टूट जाते हैं, और यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये आयनित हो जाते हैं। इस क्रिया को आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल जो सबसे प्रचलित एग्जाम्पल है NaCl का, Na+ में टूट जाता है और Cl- में टूट जाता है। ये दोनों एग्जाम्पल हैं आयनिक वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं को कितने वर्ग में बांटा गया। यदि कोई पूछ दे, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया को 2 भाग में बांटा गया है। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया को 2 भाग में बांटा गया है। पहला जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दूसरा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। अब इसको समझें, ऊष्माक्षेपी क्या होगा। ऊष्माक्षेपी का मतलब जिसमें ये वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, माने ऊष्मा बाहर निकलती है, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और उसी का ठीक उल्टा ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, माने ऊष्मा को ग्रहण करती हैं फिर अभिक्रिया को करती हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखें एक एक एग्जाम्पल देख रहे हैं इसका, जो ऊष्माक्षेपी एग्जाम्पल है, ऊष्माक्षेपी का देखें, एक एग्जाम्पल है N2 और H2 का है। बार विधि आगे बढ़ेंगे, N2 और H2 ये मिल करके, क्योंकि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिल करके NH3 बनाते हैं, माने अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया गैस। देखें 2 ये है, इधर 3 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, जब इसको 2 करते हैं तो 3 दूना 6, यहाँ पे ये 3 दूना 6 हो जाता है। तो देखें ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जो क्या करती है,
N2 और H2 मिलकर के अमोनिया का निर्माण कर दी, लेकिन साथ में ये उष्मा भी कुछ देती है और ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, सॉरी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये क्या करेगा, जैसे ही N2 और H2 मिलेंगे ये अमोनिया बन जाएगा और 22,400 कैलोरी उष्मा उत्पन्न करेगी। 22,400 कैलोरी उष्मा उत्पन्न करेगी। ठीक है, यदि लिखना होता कहीं के दिया होता 22.4 किलो कैलोरी, ठीक है, तो 22.4 किलो कैलोरी या 22,400 कैलोरी उष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, और जो ही इसकी उष्मा हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो यहाँ से जब अभिक्रिया इधर से इधर की तरफ जा रही है तो यहाँ से ये प्लस दिखा रहे हैं, प्लस दिखाने का मतलब हो गया कि उष्मा बाहर निकल रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, मतलब उष्मा दे रही है। एक और एग्जांपल देख लें, जैसे कार्बन देखे होंगे, कार्बन जब हम कोयला को जलाते हैं, ठीक है, तो कोयला को जलाने के बाद वो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो उष्मा कितना देता है, 94,000 कैलोरी उष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, या कहीं कहीं C और O2 सीधे सीधे CO2 में भी बदल जाता है। ठीक है, तो CO2 में बदलेंगे तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी बदला हुआ कहीं रिएक्शन मिलता है और सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड में भी। जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, मैंने कोई भी विक्रिया जब कार्बन और ऑक्सीजन की होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट रिएक्शन है, मैंने दोनों रिएक्शन को एक साथ जोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही लास्ट में बनना है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और 94,000 किलो कैलोरी, सॉरी 94,400 या 94.4 किलो कैलोरी करते हैं कैसे, इसको कर देंगे 22.4 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोनों रिएक्शन हो गए। ऐसे ही उष्मा शोषी की अभिक्रिया देखें, उष्मा क्षेपी की अभिक्रिया हो, उष्मा शोषी जिसमें उष्मा अवशोषित की जाती है। एग्जाम्पल देखें, N2 और O2 मिलकर के NO बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं, और ये अभिक्रिया 43,200 कैलोरी उष्मा लेने के बाद बनती है। मैंने यहाँ N2 और O2 आपस में यदि जुड़े हैं तो ये रिएक्शन होने का कारण क्या है कि वो 43,200 कैलोरी उष्मा दिया जाएगा या 43.2 किलो कैलोरी उष्मा दिया जाएगा। अब ये क्या करेंगे, इस रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड में जुड़ जाएंगे, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखें, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और एक और होता है HNO3, इसमें कंफ्यूजन ना, थोड़ा भी लिखेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड है और ये है नाइट्रिक अम्ल, थोड़ा सा अंतर है, ये नाइट्रिक अम्ल है और वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये अंतर है। NO को हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं और HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिए और कितना उष्मा अवशोषित किए, 43,200 कैलोरी उष्मा अवशोषित किए। ऐसे ही कार्बन और सल्फर आपस में जुड़े हों, कार्बन और सल्फर ये बनाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वैसे यहाँ बन जाता है कार्बन डाइसल्फाइड, और यहाँ 20,000 उष्मा अवशोषित होती है, 20,000 कैलोरी या 20 कैलोरी किलो कैलोरी अवशोषित होती है। ठीक है, ये किसका था, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है और यदि जो उष्मा क्षेपी था उसमें
ऊष्मा क्षेपी बाहर निकल लेती है ऊष्मा। एक अभिक्रिया और आती है उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण में आप जानते हैं अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा लवण और जल प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के द्वारा लवण और जल बनता है, और यह अभिक्रिया जो होती है, जो लवण और जल बनने की क्रिया, यह होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। या उसी को कहें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार उचित मात्रा में मिलाने पर अम्लीय गुण और क्षारीय गुण समाप्त हो जाता है, माने अम्लीय गुण और क्षारीय गुण समाप्त हो जाता है, उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल और क्षार उचित मात्रा में मिलाने पर अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों समाप्त हो जाते हैं, इस क्रिया को उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। या अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा लवण और जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये तो आप लोग सामान्य रिएक्शन जानते हैं। NaOH क्या है? NaOH, और यहाँ है H2SO4, यह है क्षार, ये है अम्ल। क्षार और अम्ल की क्रिया के द्वारा क्या प्राप्त हुआ? यहाँ प्राप्त हुआ NaSO4 Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ इसको जो करेंगे तो अपने आप Na2SO4 बन जाएगा और जल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये उदासीनीकरण ऊष्मा। कुछ रिएक्शन और है, एक है जो एक ही में है और ये लास्ट रिएक्शन है। अब इसी के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। देखें, ये है अपचयन और ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या अपचयन, इसको ध्यान से समझेंगे। ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या होता है? अब इनको अलग अलग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, थोड़ा सा ही अंतर है और फिर दिक्कत हो जाएगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, देखें ये होगा क्या? ऑक्सीकरण की क्रिया में यदि ऐसे लिखते हैं, एरो को आप सब लोग जानते होंगे चिन्ह, जो अभिक्रिया के इधर जो होते हैं अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, दो चीज है, अभिकारक और उत्पाद। तो इसमें जो अभिकारक है, अभिकारक के तरफ, और मतलब आप इसी के द्वारा समझेंगे अभिकारक और उत्पाद के द्वारा। तो यदि हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, इधर जो लिखा जाएगा वो बाहर निकलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यह सबसे बढ़िया जाने कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। माने तीन तरीके से आप समझ सकते हैं कि अभिकारक में, माने दो या दो से अधिक अभिकारक जितने भी मिले होंगे, यदि उसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो तो ऑक्सीकरण होगा, यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो भी ऑक्सीकरण होगा, और इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल रहा हो तो भी ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ठीक इसका उल्टा अपचयन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठीक उल्टा हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो अपचयन, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा हो तो अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा हो, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा हो तो अपचयन। तीन चीज है, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। सिंपल भाषा में एक चीज और, यदि अभिकारक इस तरह से अभिकारक और उत्पाद बनाए हैं, तो अभिकारक और उत्पाद में, अभिकारक और उधर है उत्पाद, इसमें ऑक्सीकरण संख्या की यदि कमी होती है, पहले अभिकारक की ऑक्सीकरण संख्या अधिक है और उत्पाद में जाकर के ऑक्सीकरण संख्या की कमी हो गई, तो उस समय अपचयन होगा।
यदि ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होती है तो उस समय होता है ऑक्सीकरण। माने यदि माने इसकी वृद्धि हो जाए, माने यदि ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण संख्या की कमी होती है तो अपचयन कहलाता है। यदि ये दोनों क्रियाएं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं यदि एक ही साथ एक रिएक्शन में होता है, एक ही अभिक्रिया में होता है, उनको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या इसी का दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। अब इसी में कभी कभी पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण का कोई दैनिक जीवन में उपयोग बताएं। तो दैनिक जीवन में उपयोग वैसे नया जो सिलेबस आया और उसमें से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इसमें दो चीज है, संक्षारक, विकृत गंधिका, आगे हम बताएंगे। दो ही चीज है, विकृत गंधिका और एक है संक्षारण। आप लोग देखे होंगे कि लोहे में जंग लग जाता है। लोहे में जंग क्यों लगता है? जब लोहा आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करता है, माने ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या हो जाता है, क्षय होने लगता है। जैसे देखे होंगे उसमें जंग लग जाता है, जंग लगने के बाद वो चमड़ी उसकी मोटी हो जाती है और बाद में आप हटाते हैं तो हट जाता है। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, आयरन वहां से हट रहा है, माने कमी हो रही है, उसका ह्रास हो रहा है। ठीक है। तो वहां क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया, माने ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। ऐसे ही आप कोई भोजन रखे हैं, खाद्य पदार्थ कोई रखे हैं, उसमें हम क्या, तेल जो होता है, तेल वसा इत्यादि ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या करते हैं, उसका स्वाद बिगड़ जाता है, माने वो खाने लायक नहीं रहता है, उसे कहा जाता है विकृत गंधिका। ठीक है। माने खाद्य पदार्थ में, यदि खाद्य पदार्थ में जो वसा है, अम्ल है, वो आपस में क्रिया, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उसका स्वाद खराब हो जाता है, माने वो खाने लायक नहीं रहता है। इस प्रकार माने इन्हें विकृत गंधिका कहा जाता है। ठीक है। ये दो रिएक्शन अत्यधिक प्रचलित हैं, दो चीज अत्यधिक प्रचलित है। कभी कभी पूछा जाता है टिप्पणी में कि संक्षारक किसे कहते हैं और विकृत गंधिका किसे कहते हैं। ये दोनों क्लियर हो गया। आगे माने इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा क्षार अम्ल और क्षार लवण का आएगा। इसके पहले आप लोग जितना प्रश्नावली है, माने एनसीईआरटी पैटर्न में जितने प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। और यदि कुछ इसमें जैसे जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट करेंगे तो उसमें देखा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।